नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो कि 6/4/2024 को जो पूछा गया था, बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल पेपर है। तो आपसे इसे शुरू से अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा। पूरा 1 से लेकर 120 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज की इस वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। अपना प्यार इस वीडियो पर आपसे जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहला हमसे हिंदी सेक्शन से कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन है कि मनोयोग का संधि विच्छेद है। तो देखिए मनोयोग का जो संधि विच्छेद होता है मन धन योग हो जाएगा, जिसमें कि विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि कौन सा समास बहुब्रीहि का उदाहरण है, यानी कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा नीलकंठ। याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास अपना अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे के अर्थ को संबोधित करता है। और इसका समास विग्रह कीजिएगा तो नीला है कंठ, जिसका अर्थात शंकर होता है। त्रिभुवन में जो है कि आपका द्विगु समास है। याद रखिएगा, जहां पर संख्या गिनती करने के लिए मिले वहां पर द्विगु होता है। और निसी दिन में आपका जो हो जाएगा, इसमें द्वंद्व समास होगा। निसी दिन का अर्थ होता है रात और दिन होता है। और पुरुष सिंह में इसमें आपका भी तत्पुरुष समास है। अगला है खरा खोटा में कौन सा समास है बताइए। तो खरा खोटा में द्वंद्व समास है। जहां पर आपको बताएं कि ऑपोजिट शब्द मिले वहां पर द्वंद्व समास होगा। अगला है यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश पढ़ के आपको आंसर करना था। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था श्री कृष्ण कहाँ आए थे, हस्तिनापुर आए थे। यहाँ पर देखिएगा मार्क किए हुए कि भगवान जो है कि कहाँ आए हुए थे, हस्तिनापुर आए हुए थे। तो भगवान कौन है, कृष्ण है। अगला क्वेश्चन है आपकी यात्रा मंगलमय हो किस वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर इच्छा जाहिर किया जा रहा है कि आपकी यात्रा क्या हो, मंगलमय हो। तो इच्छावाचक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीडे के लिए सही परिभाषित शब्द हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा मान लेना। अगला क्वेश्चन है कि शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जाता है वह कहलाता है। तो देखिए भाव विचार को अगर पूर्णतः प्रकट करेंगे तो इसे हम सिर्फ वाक्य के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है और हर क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है कि परलोक का विशेषण है। तो देखिए परलोक का विशेषण क्या हो जाएगा, प्रालौकिक होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विशेषण का कुल कितना भेद है, 4 भेद है। सर्वनाम का 6 भेद है। संज्ञा का 5 भेद है। कारक का 8 भेद है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो डिंग हाँकना होता है। अगला है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए अशुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वह डाल महीन है, गलत है। महीन शब्द कोई नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कुछ महीन शब्द नहीं होता है। वह डाल पतली है, ये सही होता। तो याद रखिएगा आप सभी, पतली का उच्चारण यहाँ पर बिल्कुल सही होता। तो ये आपका वाक्य अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही थी कौन सा पदबंध है। तो देखिए पदबंध से क्वेश्चन पूछा जाता है। पदबंध इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम एप्लीकेशन पे बिल्कुल सारा चीज सीक्वेंस में कंप्लीट करवा रहे थे। अभी अलंकार आपका कंप्लीट हो चुका है, प्लस में अलंकार का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ प्रैक्टिस सेट भी हम आपको एप्लीकेशन पे दे दिए हैं। प्लस में थ्योरी क्लास आपको करवा दिया अलंकार का, ताकि अगर आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न आपका मिस ना हो। जितना आपको दिए हुए हैं वहाँ पे प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। तो अलंकार का वेटेज भी अच्छा खासा है। तो आपसे एप्लीकेशन से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से तैयारी आपका हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिया पदबंध है। देखिए वो बहती चली जा रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिया पदबंध है। यहाँ पर कहा जा रहा था कि नदी क्या है, बहती चली जा रही है। तो यहाँ पर क्रिया किया गया है। अगला है इनमें से कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। इसमें क्या है, कर्तृवाच्य। देखिए कर्तृवाच्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में क्रिया वो कर्ता के अनुसार हो, यानी कि कोई भी काम होगा वो किसके अनुसार हो, कर्ता के अनुसार हो, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। एक भाववाच्य होता है जहां पर भाव प्रकट किया जाता है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। ये वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए शब्द शक्ति की यहाँ पर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन सा है, तो पहला हो जाएगा अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना होता है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तो ये आपका लक्षणा के अंतर्गत आता है शब्द शक्ति। नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊँट आ रहा है। इस वाक्य में शब्द शक्ति है। तो एक नाटे
कद का व्यक्ति को देखा और राहुल ने कहा देखो ऊंट आ रहा है, इसमें कौन सा शब्द शक्ति है? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि काव्य में जब दो भिन्न वस्तुओं में समान गुण धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? समान गुण धर्म में कारण जो कि समानता दिखाई जाती है उसे हम सभी उपमा अलंकार के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आप सभी, किस अलंकार के नाम से? उपमा अलंकार के नाम से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वर्णों की आवृत्ति डैश को कहते हैं। तो देखिए अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरोवर, छायत, यहाँ पर त त त त का वर्ण का उच्चारण होता है। देखिए आप सभी को बताते हैं कि जो एप्लीकेशन पे जो आप सभी को क्लासेस दिया गया है वहाँ पर आपको हम प्रीवियर क्वेश्चन भी अवेलेबल करवा दिए हैं। ठीक है, जितने भी प्रीवियर क्वेश्चन है 2023 वाला और 2024 वाला भी अवेलेबल करवा रहे हैं धीरे धीरे। अभी तक में जो है कि 6-7 प्रीवियर क्वेश्चन अवेलेबल करवा चुके हैं, तो वहाँ से जाके आप एक एक करके कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि मैं परिवर्तनशील नवीन समय के पंखों पर आसीन में कौन सा अलंकार है, पहचानिए। राइट आंसर होगा इसमें जो है कि आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। और रूपक अलंकार में रूपी शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा या बीच में योजक चिन्ह देखने के लिए मिलेगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। मंद हंसी मुख चंद जुन्नाही में कौन सा अलंकार है? अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि उन्नत हिमालय की धवल व सुरसरी यो टूटती मानो पयोध से धारा की दुग्ध धारा छूटती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए मोहब्बत को एक मीठा भी बोल रहा है और जहर भी बोल रहा है, तो क्या लगता है यहाँ पर मीठा जो चीज़ है वो जहर हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर विरोध उत्पन्न किया गया है, विरोधाभास अलंकार होगा। छंद शब्द संस्कृति के किस धातु से बना है? जो छंद जो है ये शब्द संस्कृति के किस धातु से बना है? छेदी से बना है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा किससे बना है? छेदी से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छंद है? दिया हुआ क्वेश्चन कि मानुष है तो वही रस खाना बसो बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें सवैया छंद है। याद रखिएगा कौन सा छंद है? सवैया छंद है। देखिए फ्रेंड आपसे सभी वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा इस वीडियो पे, और सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना प्यार जरूर दीजिएगा, और हमें उम्मीद है कि आपसे इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, चैनल पर जाके देख सकते हैं, बहुत सारा आपका क्लासेस हुआ है। पंचाली रीति का संबंध किस काव्य युग से है? प्रसाद गुण काव्य युग से है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। इससे पहले जो है कि आपका 4 आपका प्रीवियर ईयर का क्वेश्चन पेपर हो चुका था। अगला है कि वात्सल रस किसे कहते हैं? तो राइट आंसर होगा वाल सुलभ भाव को वात्सल रस कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी। आइए अब विज्ञान सेक्शन से प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि हरित खाद मिट्टी को क्या प्रदान करके समृद्धि यानी कि उसका उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। याद रखिएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलाकर हम सभी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? समीकरण दिया हुआ है पीवी हॉल NO3 हॉल 2 प्लस 2KL से अभिक्रिया कराने के बाद जो आपका तैयार होता है PBl2 प्लस 2KNO3 जो प्राप्त होता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। ध्यान दीजिएगा क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब आगे देखिएगा, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 15 है, तो इसे हम सभी एक अधातु के रूप में जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी कि तत्व अधातु है जिसकी आपका कह सकते हैं कि संख्या 15 है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? देखिए एक होता है मिश्रण, एक होता है यौगिक। याद रखिएगा आप सभी। तो देखिए जल एक क्या है आपका? यौगिक है। यौगिक मतलब क्या होता है? समान अनुपात, यानी कि एक अनुपात अगर जल है तो एक अनुपात और कुछ इसमें मिला रहेगा, तो ये समान अनुपात में जो मिलाया जाता है उसी को यौगिक कहते हैं। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण में पता नहीं चलता है कि क्या कितना चीज मिला हुआ है। तो देखिए काली चूना ये आपका यौगिक है, संगमरमर भी यौगिक है, जल भी यौगिक है, जबकि हवा क्या है? आपका मिश्रण है। याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी ही करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा कि हवा जो है कि आपका यौगिक नहीं। अगला है निम्नलिखित में से किसी जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? साइकस को। याद रखिएगा आप सभी। किसे? साइकस को। गोल्जी उपकरण की कमी है।
तो देखिए गोल्जी उपकरण की कमी आपको देखने के लिए नील हरित शैवाल में मिलता है। कहाँ पे? नील हरित शैवाल में मिलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है? तो यहाँ समझिएगा पारिस्थितिकी तंत्र का 2 घटक होता है। 2 घटक कौन कौन सा? एक जैविक, एक अजैविक हो जाएगा। और उसके बाद जैविक के अंतर्गत ही आपका मनुष्य आता है। मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधा, ये जैविक के अंतर्गत आता है। तो ये तो पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है। जैविक अजैविक भी घटक है। और उसके बाद कह सकते हैं अजैविक के अंतर्गत क्या आता है? जैसे जल हो गया, वायु हो गया, आपका जो है कि मिट्टी हो गया, ये सभी अजैविक अपघटक है। तो अब यहाँ समझिएगा क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ जैविक आपका पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है, अजैविक भी है और मनुष्य भी है। तो नहीं है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो भी ऑप्शन डी में होगा वही आपका नहीं होगा। बात समझ गए? रंध्र के छिद्र का खुला या खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो रंध्र के छिद्र का खुलना और बंद होना जो है ये आपका निर्भर करता है जल की मात्रा पर, या कह सकते हैं कि रक्षक कोशिका में पानी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि मानव युग्मनज और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात बताना है। तो देखिए ये अनुपात जो होता है 2:1 होता है। मानव युग्मनज में 2 होता है, वही मानव गुणसूत्र की बात किया जाए या शुक्राणु की बात किया जाए, शुक्राणु की बात किया गया है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला है इनमें से कौन सा स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु के लिए सत्य है? तो सी करेक्ट आंसर होगा। इनमें जो है कि निरंतर गैर शून्य त्वरण होता है जो आपका स्वतंत्र रूप से वस्तु को ही गिरता है। तो अगला है हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने के बाद गुब्बारा क्या होगा? देखिए हाइड्रोजन जो है कि हवा से हल्की होती है, इसी कारण से हाइड्रोजन भरे गुब्बारे क्या होने लगेगा? वायु में तैरने लगेगा। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और उसके बाद हवा में तैरने लगेगा, ये तैरेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडलीय दाब द्रव के कितने सेमी के बराबर होगा? तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब मापने की बात किया गया है कि द्रव के कितने सेमी के बराबर होगा। तो ये 38 सेमी के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसके बहुत देर तक बने रहने का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसके बहुत देर तक बने रहने का उपयोग जो होता है स्टेथोस्कोप से होता है, तुरहिया से होता है और मेगाफोन से होता है, यानी कि ये सभी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ये समझिएगा प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? जो प्राकृतिक तौर पर होता है। कृत्रिम क्या होता है? जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो मिट्टी, पानी, वायु ये प्राकृतिक है। बाकी बात बिजली जो है ये मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया है, यानी कि कृत्रिम है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लवण जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आप कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे इसको टिक करेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा ये नहीं होगा। मैग्नीशियम सल्फेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा आप सभी। अगला है चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे है या किस उद्देश्य से संबंधित था? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है और ये वन के बचाव से संबंधित है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। वन की कटाई से नहीं होगा, जो वन की कटाई होता था उसको रोकना ही चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अगला है कच्छ और खंबात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास संभव हो पाया है या संभावनाएं हैं? तो देखिए कच्छ और गुजरात की खाड़ी में जो है यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ से ज्वारीय ऊर्जा की संभावना है। ध्यान दीजिएगा ज्वारीय ऊर्जा कैसे बनता है? समुद्र की पानी से, यानी कह सकते हैं कि जो ज्वार भाटा आता है उसी से उत्पन्न किया जाता है। सौर ऊर्जा सौर से, उसके बाद ताप ऊर्जा कोयला से होता है। अगला है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा और ताप घटेगा तो चालक का प्रतिरोध घट जाता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। डायनामो में क्या होता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। वहीं अगर मोटर की बात किया जाए तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि सेम टू सेम उल्टा कर दीजिए सिर्फ। ठीक है, दिमाग ये लगाइए कि डायनामो जो आप सभी ब्याह शादी में जनरेटर देखते हैं उसमें क्या लगा रहता है? डायनामो लगा रहता है, याद रखिएगा आप सभी। तो पहले जनरेटर को घुमाया जाता है, उसके साथ में डायनामो घूमता है, तब बिजली उत्पन्न होता है। मोटर में क्या होता है? पहले हम बिजली देते हैं, उसके बाद वो घूम के पानी बाहर फेंकता है। ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। रेटिना प्रकाश को परावर्तित करती हैं।
तो देखिए रेटिना प्रकाश को जो परावर्तित करती है विद्युत सिग्नल में परावर्तित करती है, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अब आइए समान अध्ययन से हमसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि हिटलर किसका परावर्तक थे? तो हिटलर वही हिटलर है जो कि जर्मनी का तानाशाह था और 1945 में अपने खुद को गोली मार लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो ये नाजीवाद का परावर्तक था, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाणिज्यिक कृषि नहीं है? देखिए वाणिज्यिक अनाज कृषि ये वाणिज्यिक कृषि है, मिश्रित कृषि ये भी है और रोपण कृषि ये भी है, जबकि कार्बनिक कृषि जो होता है ये आपका वाणिज्यिक कृषि नहीं होता है, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, कार्बनिक कृषि। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा डैश साम्राज्य के नियंत्रण में था जिसने 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत देखा था। तो ये किसके अधिकार में था? बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्क के अधिकार में था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो किया गया ये आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब किया गया? तो ये आपका 1764 में किया गया था, ए राइट आंसर होगा। रबड़ किस प्रकार की वनस्पति श्रेणी के अंतर्गत आएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप को हमसे क्या कहते हैं? तो इसे धुंध के नाम से जानते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है? तो देखिए अगर दाल की बात किया जाए तो एमपी, मध्य प्रदेश करता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा गन्ना की बात किया जाए, चीनी की बात किया जाए, गन्ना और चीनी की बात किया जाए तो यूपी सबसे अधिक जो है कि आपका गन्ना और चीनी का उत्पादन करता है। प्लस में गेहूँ की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, जबकि चावल की बात किया जाए तो वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, याद रखिएगा आप सभी। और उसके बाद राजस्थान की बात किया जाए तो यहाँ पर जो है कि मोटे अनाज जैसे कि बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सभी का उत्पादन करता है। कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में होता है, याद रखिएगा। और चीनी का मिल सबसे ज़्यादा जो था वो महाराष्ट्र की तरफ था। अगला है बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? यहीं से एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश को हमसे सोया हुआ प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके अलावा याद रखिएगा इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहीं पर आपको कह सकते हैं कि बाघों की संख्या अधिक देखने के लिए मिलेगा, प्लस में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। वनों का प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। बालघाट खान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? आपका जो है कि कॉपर के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि तांबा के लिए जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान का खेतड़ी जो है वो भी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि टैक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक जो हिमालय युग की छाल, सुइयों, टहनियों और जड़ों से निकाला जाता है, इसका उपयोग डैश के इलाज के लिए किया जाता है और यह बीमारी के इलाज के लिए दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली दवा है। तो ये किसके लिए हम सभी उपयोग करते हैं? टैक्सोल की छाल का। जो टैक्सोल देखते हैं इसका उपयोग किस में होता है? कैंसर के उपचार में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। परमाणु ऊर्जा एक है, तो देखिए परमाणु ऊर्जा जो है ये आपका गैर नाभिकीय ऊर्जा है, तो ऊर्जा के गैर नाभिकीय स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। परमाणु ऊर्जा एक गैर नाभिकीय स्रोत है आपका। अगला है निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक का अर्थ क्या होता है? सरकारी चीज, याद रखिएगा। निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट कंपनी, जैसे कह सकते हैं कि जियो हो गया या अडानी हो गया, वो प्राइवेट कंपनी है। उसी प्रकार से एसबीआई की बात किया जाए या आरबीआई की बात किया जाए, वो सरकारी कंपनी, वो सरकारी बैंक है, ठीक है। एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। यहाँ पर देखिएगा जो टाटा लो इस्पात देख रहे हैं ये आपका प्राइवेट है, जो 1907 में स्थापित किया गया था जमशेद जी टाटा के द्वारा। कहाँ पर? साक्षी जमशेदपुर में किया गया था। और बोकारो स्टील प्लांट जो देख रहे हैं ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, 1964 में स्थापित हुआ था और ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और यही आपका एक सार्वजनिक यानी कि सरकारी आपका कंपनी है, याद रखिएगा आप सभी। तो याद रखिएगा बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में है। बिहार का कितना
क्षेत्र वनों से आच्छादित है। देखिए अगर बिहार से 2 भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 3 भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपके लिए बिहार पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार को आप देख लीजिएगा, थोड़ा था कर देखिएगा, ऊपर ऊपर देखिएगा, पर देखना होगा। हालांकि जो क्लासेस हम देते हैं उसको भी कवर कर लीजिएगा, तो प्रश्न को बना लीजिएगा आप सभी। तो 0.07% क्षेत्र में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए किसी भी देश में याद रखिएगा पर्यावरण की दृष्टि से वन कितना होना चाहिए, कुल क्षेत्रफल का 33% होना चाहिए। अगला है चिली किस महाद्वीप में स्थित है? तो चिली जो है यह आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ये समझिए मौलिक कर्तव्य के बारे में कि ये संविधान के भाग की बात किया जाए तो भाग 4 को में है, यह आपका याद रखिएगा आप सभी। भाग 4 को में है, रूस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आपके पास कुल 11 दिया गया है, आपको देश के लिए क्या करना है वो मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो मौलिक अधिकार जो है भाग आपका 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है, लिया गया है अमेरिका यानी कि यूएसए देश के संविधान से लिया गया है इसे। कुल मौलिक अधिकार आपके पास 6 हैं, पहले 7 मौलिक अधिकार था, एक मौलिक अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया गया जो कि आपका कह सकते हैं कि 19F हो गया, और उसके बाद अनुच्छेद 31 हो गया। ये दोनों को हटाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया है जो कि संपत्ति का अधिकार था आपका। नीति निर्देशक तत्व की बात किया जाए तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, याद रखेंगे आप सभी। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो भी चीजें होता है वो राज्य सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस के संविधान से। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए तो भारत के राष्ट्रपति। देखिए भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति किसका किसका करता है? प्रधानमंत्री का करता है, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष देखते हैं उसका नियुक्ति करता है, प्लस में जो आप कैग देखते हैं उसका नियुक्ति करता है, प्लस में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ये राष्ट्रपति का काम होता है। अगला है इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता? तो देखिए लोकतंत्र को मजबूती प्रदान जो नहीं करता है, राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, ये लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता। ध्यान दीजिएगा आप सभी, तो सी करेक्ट आंसर होगा। जबकि मजबूती कौन कौन प्रदान करता है? विविधताओं में एकता, अलग अलग विविधता है फिर भी एकता है तो वो लोकतंत्र को मजबूती देगा। सर्वधर्म स्वभाव यानी कि सभी धर्मों को एक रंग देखना, ये भी मजबूती देगा। और विविधताओं का राजनीतिक पर प्रभाव, ये भी आपको क्या कह सकते हैं कि जो आपका लोकतंत्र है इसको मजबूती देगा। जबकि ऑप्शन नंबर जो आपका सी वाला था ये आपका गलत था, तो वही करेक्ट आंसर होता है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा आधुनिकता, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समस्या की विशेषता है? देखिए अगर सामाजिक समस्या की विशेषता की बात किया जाए, देखिए अगर सामाजिक समस्या की विशेषता की बात किया जाए तो ऑप्शन में ए होगा, इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है, यह बिल्कुल आपका सही है। अगला है कि भारत के लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो देखिए भारत में लोकतंत्र की चुनौती आतंकवाद, जातिवाद और परिवारवाद, ये सभी है। यानी कि आतंकवाद भी है, जातिवाद भी और परिवारवाद, ये तो ये सभी लोकतंत्र की चुनौती है भारत में। अब आइए देखते हैं रीजनिंग का प्रश्न को तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता से। तो क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व ज्ञात कीजिए। देखिए वेतन दिया हुआ है, बीमा है, भविष्य निधि है और शेयर है, इसमें विषम क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बीमा, शेयर और भविष्य निधि ये सभी आपका क्या होता है? इन्वेस्ट करने वाला चीज होता है। यानी कि आप ये निवेश कर रहे हैं, बीमा भी बनाए तो निवेश हुआ, शेयर भी लिए तो निवेश किए हैं, भविष्य निधि जो रखे हुए हैं जो आपका कह सकते हैं कि जो पीएफ कटता है ये भी आपका क्या है? निवेश है। जबकि वेतन क्या होता है? ये कर्मचारियों को दिए जाने वाला पर मंथ का वेतन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही अलग हो जाएगा, वेतन अलग है। अगला है कि दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी? यहाँ पर पहले आपको स्थान पता होना चाहिए सभी का, और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का सवाल अगर बना है तो आराम से बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी से डी की तरफ जाइए, डी से एफ की तरफ, एफ से एच की तरफ। यहाँ पर देखिएगा 2 बढ़ा हुआ है, 2 बढ़ा हुआ है, 2 बढ़ा हुआ है। जैसे कि गिनती कीजिए कि बी के बाद क्या आता है? सी, और उसके बाद डी आता है, डी के बाद क्या आता है? ई आता है, उसके बाद एफ आता है। यहाँ पर भी 2 बढ़ा, एफ के बाद गिनती कीजिए, एफ के बाद क्या होता है? जी होता है, उसके बाद एच आता है, 2 बढ़ा हुआ है। तो आगे भी हम 2 बढ़ा लेंगे, तो 2 बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो एच है ना, एच है, तो उसके बाद गिनती कीजिए आगे आई, उसके बाद जे हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जे हो जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन में कहीं जे दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ए और सी में दिखाई दे रहा था, ये दोनों काट दीजिए, खत्म हो गया। अब आगे चेक कीजिए,
15 है, 12 है, 9 है, 6 है। तो यहाँ घटा हुआ है, यानी कि घटते क्रम में गया है। 15 से 12 3 घटा, 12 से 9 3 घटा, 9 से 6 3 घटा, और आगे भी घटाते हैं, 6 से 3 आगे हम घटा देंगे क्योंकि 3 3 घट रहा है, तो 3 घटा देंगे तो यहाँ 3 बचेगा। अब देखिए 3 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 13 है, ये नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन पहले कटा हुआ है, तो बचा ऑप्शन में ए, यही करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिए, घट रहा है तो 3 घटा देंगे तो यहाँ 3 बचेगा। अब देखिए 3 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 13 है, ये नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन पहले कटा हुआ है, तो बचा ऑप्शन में ए, यही करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य उदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत दिशा में है तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। देखिए दिशा का ज्ञान कैसे होगा, पहले ये समझिएगा, ये आपका पूरा दिशा का मैप है। ये आपका ईस्ट यानी कि पूरब हो जाएगा, ये आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा। साउथ यानी कि कह सकते हैं कि दक्षिण, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसका दायां बायां को समझिएगा। देखिए इधर जाएगा तो आपका दायां होगा, ठीक है। उत्तर का दायां पूरब की तरफ होता है, इसका बायां इधर जाएगा, ठीक है। इसका बायां इधर जाएगा और इसको पलटा दीजिए तो साउथ का हो जाएगा, यानी कि इधर आपका अब दायां हो जाएगा, इधर दायां जाएगा और इधर फिर आपका बायां जाएगा। बात समझ गए, ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए अगर पूरब की बात किया जाए तो पूरब का दायां जो जाता है वो नीचे आता है, पूरब का दायां नीचे, और बायां जो आता है वो ऊपर आता है पूरब का। बस इसको पलटा दीजिए तो पश्चिम का हो जाएगा। अगर पश्चिम की दायां की बात किया जाए तो ऊपर की ओर होगा, अगर बायां की बात करें तो नीचे की ओर होगा। अब आइए सवाल देखिए क्या कहना चाह रहा था। पहले यहाँ देख लीजिएगा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। सूरज कहाँ उगेगा, पूर्व की ओर उगेगा, ठीक है। सूरज पूर्व की ओर उगेगा। मेरा पीठ कैसे है, विपरीत दिशा में है, तो यानी विपरीत दिशा का अर्थ है हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरा पीठ इस साइड है और मुंह क्या हो जाएगा फिर मेरा सूर्य की ओर होगा। सूर्य की विपरीत दिशा में पीठ है, यानी कि पीठ कहाँ है, पश्चिम की ओर है। मेरा फेस कहाँ पे है, सूर्य के आगे है, सूर्य के सीधा में है। तब मेरा जो है कि अब बायां हाथ कहाँ पे रहेगा, तो अभी बताएं आपको, अगर पूरब की ओर अगर मुख रहे तो इसका बायां ऊपर जाएगा, क्योंकि पूर्व का बायां कहाँ होता है, ऊपर, उत्तर की ओर होता है, और दायां दक्षिण की ओर होता है। तो याद रखिएगा, आप सुबह बाहर निकल के देखिएगा और उसके बाद फेस आप सूर्य की तरफ कीजिएगा, और उसके बाद देखिए आपका बायां हाथ कहाँ जाता है, उत्तर की ओर जाएगा। तो इसका उत्तर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन एक युग्म दिया हुआ है और अंग्रेजी वर्णमाला में जितने लेटर होता है उसी लेटर को गिनती करना है और आपको युग्म बताना है कि कितने युग्म बन सकता है। सबसे पहले ये समझिएगा आप सभी, जिस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला में आप गिनती करते ABCDEFGHIJ पढ़ते जाते हैं ना, उसी प्रकार से आपको युग्म बनाना है। जैसे यहाँ पर C दिया हुआ है तो C को पढ़ते पढ़ते यहाँ जाना है। C के बाद क्या आता है, D, उसके बाद EFGHIJKLMN। इसमें अगर उस सीक्वेंस में पढ़ते पढ़ते अगर भेटा गया तो समझ लीजिए वो आपका एक युग्म बन गया। उसी प्रकार से A से पढ़ते पढ़ते जाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा। फिर S से पढ़िए आप सभी, देखिए आपको मिल जाएगा। देखिए S से अगर पढ़ते हैं तो S के बाद क्या आता है, S के बाद T आता है, याद रखिएगा। S के बाद क्या आता है, T आता है आगे, तो एक युग्म यहाँ पर बनेगा आपका। बात समझ गए आप सभी, बिल्कुल। उसके बाद आगे पढ़ते चलिए, उसके बाद T बच गया तो T को पढ़ते चलिएगा तो नहीं मिलेगा। R पढ़िए, R से, R के बाद क्या होता है, R के बाद S होता है, T होता है, आगे पढ़ते चलना है। उसी प्रकार से A के बाद B C D E F होता है, पढ़िएगा, नहीं मिलेगा। P से पढ़ते चलिए, नहीं मिलेगा आपको। S से पढ़ते चलिए, नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद देख लीजिएगा, O से पढ़ते चलिए, नहीं मिलेगा आपको। N से पढ़ते चलिए, नहीं मिलेगा आपको। यहाँ से एक युग्म आपको मिला, आगे से पढ़ते गए, अब पीछे से भी पढ़ना है आपको। अब यहाँ से ई से पढ़ना शुरू कीजिए, तो ई के बाद क्या होता है, FGH, एक युग्म यहाँ पर आपको मिल गया, तो 2 हो गया। उसके बाद फिर आगे पढ़ते चलना है। ई के बाद क्या था, FGHIJKLMNO, नहीं मिला। उसके बाद अब आगे देखिए फिर आप सभी, एन के बाद क्या होता है, ओ होता है, एक युग्म यहाँ मिला आपको, तो ये हो गया 2, एक 3 युग्म हो गया। फिर आगे चलना है, तो ओ हो गया, PQRST, एक युग्म यहाँ पर मिल रहा है फिर आपको, तो ये 4 युग्म हो गया, ठीक है। अभी तक में 4 युग्म हो गया था, कहाँ तक में, तो एन तक में। अब आगे पढ़ना है आपको, ठीक है। ओ से पढ़िए, तो ओ के बाद क्या होता है, ओ के बाद P होता है, Q होता है, R होता है, S होता है, T होता है, तो एक युग्म यहाँ पर भी मिलेगा आपका, तो 5 युग्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे एक बार और पढ़ना है। अब देख लीजिएगा, ओ तक हो गया था, एच को पढ़िएगा तो एच नहीं मिलेगा, आगे पढ़ते चलिएगा तो नहीं मिलेगा। HIJKLMN नहीं मिलेगा। उसके बाद पी से पढ़िए आप सभी, देखिए PQR, यहाँ एक युग्म आपका मिल रहा है, PQR, तो यहाँ कितना था, उधर 5 युग्म था, एक ये 6 युग्म आपका हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने युग्म हुआ आपका, 6 युग्म हुआ। कितना हो गया, 6 युग्म हो गया। अब आगे पढ़िएगा तो आपको नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा।
यदि 1 का सूचक डिवाइडेड है, b का सूचक माइनस है, c का सूचक प्लस है, d का सूचक गुना है, तो ये इस समीकरण को हल करने के बाद आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले समीकरण को लिखिए आप। 12 है, 12 में d का सूचक क्या है, d का सूचक गुना है। उसके बाद 8 है, 8 में a का सूचक क्या है, डिवाइडेड है। उसके बाद 12 है, 12 में c का सूचक क्या है, प्लस है। और उसके बाद जो है कि 16 है, 16 में b का सूचक क्या है, b का सूचक दिया हुआ है माइनस। उसके बाद 14 है आपका। अब देखिए ये समीकरण को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आपको डिवाइड को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा, देख लीजिएगा आप सभी। सबसे पहले इसको, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसको बटा में ले लीजिए आप सभी। यहाँ हो जाएगा 12 गुना हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा प्लस 16 माइनस 14। ठीक है, तो 12 से 12 काट दीजिए, यहाँ बच गया 8 प्लस 16 माइनस 14 बच गया। तो क्या था मेरे पास, 8 प्लस 16 माइनस 14 आपके पास बचा। तो 8 और 16 कितना होता है, 8 16 24 होता है। 24 में 14 माइनस कर दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बात समझे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त संख्या है। तो 91 एक संयुक्त संख्या है। आगे है कि क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है, इसमें आपको लुप्त संख्या बताना है। यहाँ पर कौन सा लुप्त संख्या होगा, देखिए आराम से बना सकते हैं इसको। 5 गुना 1 कीजिए पहले। ठीक है, 5 गुना 1 कीजिएगा तो 5 आएगा। उसके बाद जो है कि फिर 5 गुना 2 कीजिएगा तो 10 आएगा। 10 गुना 3 कीजिएगा, 10 गुना 3 कीजिएगा तो 30 आएगा। और उसके बाद 30 गुना आपको 4 करना है, यानी कि एक एक आपको बढ़ा के गुना करना है। 30 गुना 4 कीजिएगा तो 120 आ जाएगा। 120 गुना आपको 5 करना है। 120 गुना 5 कीजिएगा तो यहाँ 600 हो जाएगा। और 600 को गुना करना है आपको 6 से, क्योंकि एक एक बढ़ा कर रहे हैं 36 से। 3600 हो जाएगा। 3600 गुना अगर 7 कीजिएगा तो आपका 25,200 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर होगा। 600 याद रखिएगा आप सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है, एक श्रृंखला दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि लुप्त संख्या, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ आगे क्या होगा। देखिए इसको बनाने के लिए आपको एक सीक्वेंस लेना होगा। देखिए 1 से 2 में डिवाइड मारिए तो 2 बार में आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर फिर से 1 से 2 में डिवाइड मारिए, 2 बार में आएगा। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 जो है वो 2 से डिवाइड होगा। पीछे वाला का कोई काम नहीं, ऊपर वाला का। 2 से 4 में डिवाइड कीजिए, 2 बार में आएगा। उसी प्रकार से आगे भी 2 बार में मारिएगा तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। तो 1/8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि रामा रैंकिंग गलती से 13वें की बजाय वो नीचे से 12 में छप गई थी। यह विद्यार्थी की कुल संख्या 27 है, यानी कि यह शीर्ष में रैंकिंग में विद्यार्थी की कुल संख्या 27 है। तो शीर्ष से उसकी रैंकिंग क्या होगी, यहाँ समझिएगा आप सभी। एक रैंकिंग है, इसमें कुल 27 विद्यार्थी है। रमा की रैंकिंग गलती से 13 था। ठीक है, 13 की बजाय गिन कितना लिया, 12 गिन लिया है। ठीक है, कितना गिन लिया, 12 गिन लिया है। तो शीर्ष से उसका स्थान क्या होगा। देखिए इस प्रकार का सवाल बनाने के लिए सबसे आसान तरीका बताते हैं। 27 में क्या करना है, जो गिनती करना था उसको माइनस करेंगे। सबसे पहले 27 से क्या करेंगे, जो गिनती करना था उसको माइनस करेंगे। तो गिनती कितना करना था हमको, 13। तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। और 14 एक गलती गिनती कर दिया तो उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 15 हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि जो गलती गिनती किया है तो उसको सही करना होगा। तो 1 प्लस कर दिया इसमें, तो कितना हो गया, 15। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्यामितीय अनुक्रम का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 1 2 4 और 8 इसका एक ज्यामितीकरण का उदाहरण है। देखिए अभी गणित का सेक्शन का देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देंगे आंसर के साथ में। आराम से वहां बना लीजिएगा, वीडियो को देख के बनाने में दिक्कत होगा आपको। ठीक है, डेट भी लिख देंगे और ये पीडीएफ भी दे देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन किस लेवल का पूछा गया है। बात समझ गए आप सभी। टेलीग्राम युवा शक्ति बिहार नाम है टेलीग्राम का, अन्यथा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी दे देंगे। तो इसको आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके बना लीजिएगा आंसर के साथ में। उसके बाद जो कि इसका सोल्यूशन भी हम आपको दे देंगे। तो देख लीजिएगा आप सभी मैथमेटिक का। ठीक है, दोनों हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर देंगे आप सभी। अब आइए इंग्लिश का भी दे देते हैं आपको। इंग्लिश का भी देख लीजिएगा आप सभी। इसका भी आंसर हम अवेलेबल करवा देंगे। क्वेश्चन और आंसर दोनों अवेलेबल करवा देंगे आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो वहां से जाके आप सभी इसको डाउनलोड करके बनाइएगा, आप सभी सोल्यूशन के साथ में दे देंगे। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। जय हिंद।